आज हमारे साथ मनीष जी हैं यार ईसीडी पीआई कंपनी से। हमारी ईसीडी के बारे में पूरा डिटेल से डिस्कशन ट्रेनिंग देंगे, तो अब आगे की कार्रवाई मनीष जी स्टार्ट करेंगे। जो मशीन है ये पार्टिकुलेट मैटर्स को कैप्चर करने के लिए बनाई गई है। ठीक है, जो आपका डीजी है, डीजल इंजन जो है, जब वो स्टार्ट होता है तो उसके जो स्टैक आता है, इमिशन के बाद जो वेस्ट बचता है, जो स्टैक निकलता है, जैसे कार्बन होता है, सल्फर होता है, नाइट्रोजन, नॉक्स होती है, सॉक्स होती है, लेड होता है, अदर गैसेस भी बहुत सारी होती है। तो इंडिया के अंदर बेसिकली पॉल्यूशन का मेन कारण पार्टिकुलेट मैटर्स है। तो पार्टिकुलेट मैटर 2.5 और पार्टिकुलेट मैटर 10, ठीक है, ये दो बेसिक रीजंस हैं इंडिया में पॉल्यूशन के लिए। तो गवर्नमेंट नॉर्म्स ये आए कि इन पार्टिकुलेट मैटर्स को हम स्टैक में से कैप्चर करके निकालें जिससे पॉल्यूशन कम हो हमारा। उसके लिए फिर हमने ये मशीन डेवलप करी। इस मशीन में क्या होता है कि ये बेसिकली ईएसपी मेथड पे काम करती है। ईएसपी, हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेशन मेथड पे काम करती है। उसमें क्या होता है कि हम इसमें हाई वोल्टेज देते हैं, तो जो स्टैक होता है जब वो हाई वोल्टेज हम ड्रम में देते हैं तो अंदर मैकेनिज्म है, उस मैकेनिज्म में हाई वोल्टेज आती है। जब वो स्टैक उस मैकेनिज्म के थ्रू से होकर के गुजरता है तो वो आयोनाइज होता है। आयोनाइज होने के बाद जो पार्टिकल्स होते हैं वो गैस फॉर्म से डस्ट फॉर्म में आ जाते हैं। तो पार्टिकुलेट मैटर को बेसिकली हम गैस से डस्ट में कन्वर्ट करके कलेक्ट कर लेते हैं। यही प्रेसिपिटेशन का मेथड होता है। ठीक है, तो स्टैक आ रहा है, इसमें स्टैक आने के बाद आपके पहले इस ड्रम में इनलेट आपका फर्स्ट ड्रम है। ठीक है, जब इसमें ऊपर से ड्रम में स्टैक आ रहा है और नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है, क्योंकि ड्रम को फ्लो को जिधर डायरेक्शन मिलेगी वो उस तरफ मूव करेगा। तो फ्लो ऊपर से आ रहा है, इसके अंदर पूरा मैकेनिज्म लगा होता है, उस मैकेनिज्म से होके गुजरता है। तो जब 30,000 वोल्ट डीसी हम इसे वोल्ट डीसी से होके गुजरता है तो वो आयोनाइज होकर के पार्टिकल्स ब्रेक करते हैं। तो कुछ पार्टिकल्स इसमें ब्रेक करते हैं, फिर वो फ्लो आगे जाता है, फिर दूसरे ड्रम में आता है। उस दूसरे ड्रम में भी सेम प्रोसेस होता है। तो जो बची हुई चीजें हैं वो उसमें आयोनाइज होती है, 30,000 वोल्ट डीसी। डीसी। तो इसमें से सेम प्रोसेस इसमें होता है, फिर सेम प्रोसेस उसमें होता है। उसके बाद वो हमारा स्क्रीन बॉक्स है। स्क्रीन बॉक्स, हाँ, उसमें क्या होता है कि जो हमने कार्बन पार्टिकल्स को कैप्चर किया, ठीक है, वो बहुत हल्के होते हैं, जैसे साबुन का झाग होता है ना, वैसे बहुत हल्के होते हैं। तो वो फ्लो के साथ उड़ने लगते हैं। तो अब हमने कार्बन कलेक्ट कर दिया और वो फ्लो के साथ बाहर निकलेगा तो भी कोई मतलब नहीं है, पॉल्यूशन वहीं का वहीं है। तो उस चीज को रोकने के लिए हमने ये बॉक्स लगा रखा है। इसके अंदर मैश लगी हुई है 8 लेयर की। वो क्या करती हैं, फ्लो जब जाता है और कार्बन पार्टिकल्स उड़ के वहां तक जाते हैं तो वो मैश में चिपक करके वहीं रह जाते हैं। ठीक है, बाकी आपकी अदर गैसेस निकल जाते हैं। ठीक है, ये प्रोसेस है इसमें। इसकी मेंटेनेंस वगैरह कोई इसमें कोई शेड्यूल्ड मेंटेनेंस नहीं है इसकी। ये उस अगर शेड्यूल्ड मेंटेनेंस की बात करें तो उससे फ्री है ये मशीन। हाँ, अगर मशीन में कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर इसकी रिपेयरिंग होती है। जो वो डस्ट कलेक्ट होती है वो इससे वो लास्ट वाले बॉक्स, हाँ, इन बॉक्सेस में कलेक्ट होती है। ओके, ये हम डेड प्लग खोल के चेक करते हैं कि कितना हुआ है कितना नहीं हुआ है। मेंटेनेंस टीम को खोलने की जरूरत नहीं नहीं, किसी को खोलने की। पहली चीज इसमें हाई वोल्टेज जनरेट होती है जिससे सारा कार्बन पार्टिकुलेट्स मैटर को कैप्चर करते हैं। उसके बाद इसमें एक प्रोसेस चलता है जो डीजी रनिंग आवर के 10 घंटे बाद चलता है। ओके, जैसे अभी हमने डीजी स्टार्ट किया, 10 घंटे रन किया। जब डीजी 10 घंटे रन करने के बाद आपका बंद होगा, चाहे वो 10:30 घंटे में बंद हो चाहे 11 घंटे में बंद हो, जब वो बंद होगा तो फिर एक प्रोग्राम रन करेगा जो इन मोटर्स को मूव करेगा। ठीक है, ये क्या होता है, जो ड्रम की सरफेस पे जो चिपक गया है कार्बन, उसे स्क्रैप करता है अंदर से। ये मोटर्स इस चैन पॉकेट को घुमाती हैं, चैन पॉकेट अंदर के मैकेनिज्म को घुमाती है और वो स्क्रैप करता है। ये लगातार 10 घंटे, कोई भी 10 घंटे, नहीं नहीं, हाँ, वो सब काउंट करके टोटल 10 घंटे जब होंगे ना तब वो प्रोग्राम रन करेगा। ठीक है, वो फिर इसको स्क्रैप करके पहले ये ड्रम फिर ऐसे तीनों ड्रम में स्क्रैप करके फिर वो लास्ट में नीचे कलेक्शन बॉक्स में डाल देगा, क्योंकि उसमें वॉल्व्स लगे होते हैं और ब्लेड लगे होते हैं। तो सारा इकट्ठा करके वॉल्व्स में गिराती रहती है। तो सब कुछ आपका इस ड्रम में कलेक्ट होता रहता है। फिर सबसे लास्ट में और सबसे लंबा प्रोसेस चलता है मोटर का, वो स्क्रीन बॉक्स का, क्योंकि जाली है, मैश है, मैश में जो चिपक गया है उसको साफ करने के लिए हमें उसे झटका देना पड़ता है। तो मोटर का मैकेनिज्म इस हिसाब से बनाया गया है कि वो इस जाली को झटका देता है ताकि वो झड़ करके सीधे नीचे कलेक्शन बॉक्स में चला जाए। ये इसका प्रोसेस है। अब इसमें फॉल्ट दो तरह के आते हैं। ठीक है, एक रेड ब्लिंकिंग फॉल्ट आता है और एक रेड सॉलिड फॉल्ट आता है।
ब्लिंकिंग फॉल्ट में ये रहता है, सपोज ये मोटर चल रही है, इसकी जो रेटेड करंट है उससे कम करंट ले रहा है इस समय, तो वो भी एक तरीके से फॉल्ट की तरह शो करेगा कि ये क्यों करंट कम ले रहा है। ठीक है, अगर सपोज ये जाम हो गई, नहीं चल रही है, तो रेटेड करंट से ज्यादा हाई करंट लेगा, उस कंडीशन में भी ब्लिंकिंग फॉल्ट आएगा। तो इसमें कुछ ऐसे फॉल्ट्स हैं जो ब्लिंकिंग फॉल्ट है, बट उससे ईएसपी मेथड को कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो ब्लिंकिंग फॉल्ट से कोई इशू नहीं होता है आरईसीडी में, इशू होता है सॉलिड फॉल्ट से। अगर सॉलिड फॉल्ट आपका आ गया है मशीन में, तो आपकी मशीन एक्टिव नहीं होगी, डीजी स्टार्ट होगा, वो एक तरीके से फ्लो आएगा और दूसरी तरफ से निकल जाएगा। ईएसपी मेथड काम नहीं करेगा, उस समय बंद रहेगा वो। ओके, इस चीज में डीजी तो ट्रिप वगैरह नहीं करेगा? वो डीजी ट्रिप नहीं करेगा उस कंडीशन में। ठीक है, तो एक ये चीज है। और वो कंट्रोल पैनल, उस पे हमें क्या एमएसटी या हाँ क्या देखना रहेगा इसमें? ठीक है, अब यहाँ कंट्रोल पैनल पे हम देख लेते हैं। ये आपकी रॉ पावर सप्लाई है, ये कंटिन्यू रहती है। ठीक है, ये कंटिन्यू आपकी ट्रांसफार्मर की जो सप्लाई आती है, प्राइमरी सप्लाई जो आती है, उस पर भी ये ऑन रहती है। और जब आपका डीजी स्टार्ट होगा और आप इसे चेंज ओवर देंगे, उस कंडीशन में भी यहाँ पावर आनी चाहिए। ठीक है, जो आपका ब्लैकआउट टाइम होता है, चेंज ओवर का टाइम होता है, जैसे प्राइमरी पावर चली गई, आपने डीजी स्टार्ट किया, लोड आने में 1-1.5 मिनट का समय जो लगता है, उस कंडीशन में यहाँ पावर नहीं रहेगी, उससे कोई इशू नहीं है। ठीक है, फिर जब आपका डीजी स्टार्ट हो जाएगा, डीजी स्टार्ट होते ही आरईसीडी एक्टिव के लिए ग्लो करेगा, ये ग्रीन एलईडी ग्लो करेगी आपकी। इसका मतलब आपका आरईसीडी फंक्शन कर रहा है, प्रॉपर फंक्शन कर रहा है। ठीक है, ये आपका स्क्रैपर है, जो मैंने अभी बताया था, हर 10 घंटे बाद मोटर्स चलेंगी। जैसे ही आपका डीजी बंद होगा और 10 घंटे कंप्लीट होंगे, उस कंडीशन में ये लाइट ग्लो करेगी और आपकी मोटर्स रन करेंगी। ठीक है, वो ऑटोमेटिक चलेंगी, अपने आप बंद होंगी, आपको मैनुअल कोई फंक्शन नहीं करना है इसमें। ठीक है, ये आपके फॉल्ट इंडिकेटर है। ये ब्लिंकिंग फॉल्ट पे भी इंडिकेट करेगा, ब्लिंक करेगा। सॉलिड फॉल्ट होगा तो उस कंडीशन में सॉलिड ग्लो करेगा। ठीक है, ये आपका इमरजेंसी स्विच है, इसे आपको कभी प्रेस नहीं करना है, क्योंकि अगर आप इसे प्रेस कर देंगे तो इस मशीन को एक्टिव होने का मौका ही नहीं मिलेगा। आपका डीजी स्टार्ट होगा, वो मशीन एक्टिव ही नहीं होगा। ठीक है, पावर शो करेगा यहाँ पे, बट वो एक्टिव नहीं होगा और ये रेड एलईडी ब्लिंक करेगी या सॉलिड हो जाएगी। अगर आपने ज़्यादा देर तक इमरजेंसी लगा रखा है तो वो सॉलिड हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे सर्विस के दे रखे हैं पुश बटन, इनसे हम टेस्ट करते हैं कि एचवी प्रॉपर फंक्शन कर रही है नहीं कर रही है। वो हम टेस्ट करते हैं तो 1-1.5 मिनट एचवी रन करती है और डेटा शो करता है हमें कि वो सही प्रॉपर फंक्शन कर रही है नहीं कर रही है। ये स्क्रैपर के लिए, अगर हमें मोटर्स चला के चेक करनी है तो हम फिर इस स्क्रैपर बटन से सब कुछ करते हैं। इसमें हुटर बजता है, जब फॉल्ट आएगा तो हुटर बजता है। उस हुटर को ऑफ करने के लिए ये स्नूज बटन दे रखा है। ठीक है, जब हुटर बजे तो आप ये स्नूज वाला बटन दबा दीजिएगा। अगर ब्लिंकिंग फॉल्ट है तो वो कुछ टाइम में हील हो जाएगा। अगर सॉलिड फॉल्ट है तो फिर आप इमीडिएट हमें इन्फॉर्म कीजिए, हमें सुधीर को, किसी को भी इन्फॉर्म कीजिए कि ये इशू आ रहा है। ये स्पेयर सॉकेट है, ये लोड के लिए नहीं है, ये नॉर्मली सिर्फ ब्लोअर वगैरह यूज करने के लिए ये दे रखा है। ठीक है, इस पे ओवरलोड या एक्स्ट्रा लोड नहीं डालना है। कितने घंटे डीजी चलने के बाद हमें आपको जैसे इन्फॉर्म करेंगे हमें सर्विस करवानी है एनुअल, सपोज करो 300-400, कितने घंटे बाद ऐसा? देखिए, शेड्यूल मेंटेनेंस कुछ भी नहीं है इसका। हाँ, हम कलेक्शन बॉक्स को वेरीफाई करते हैं कितना फिल हो गया है। अगर कलेक्शन बॉक्स फिल हो जाता है तो फिर हम उसे क्लीन करके ले जाते हैं। हम 250 से 300 घंटे के बीच में आते हैं एक बार चेक करने के लिए। ठीक है, जब आप आरईसीडी का रनिंग और या आपके डीजी का, जैसे आज आपका लगा तो आज से 250 घंटे बाद फिर हम उसे चेक करते हैं। वो डाटा हमें मिलता रहता है कि आरईसीडी का रनिंग आवर्स क्या हो गए हैं, तो उस हिसाब से हम आकर के विजिट करते हैं इसके लिए। और ये अपने अपना पैरामीटर्स, अंदर के पैरामीटर? हाँ, ये हमारी ओबीडी डिस्प्ले सर्विस टूल है। ये हमें चेक करने के लिए दे रखा है, तो वो हम पैरामीटर्स इसके चेक करते हैं मशीन में लगा। तो अभी आपको टेस्ट करके डीजी चलाएं? हाँ, आप डीजी चलाइए। आपकी आरईसीडी एक्टिव ग्लो हो गई है, देखोगे तो ग्लो हो गई है। तो इसका मतलब आरईसीडी आपका प्रॉपर फंक्शन कर रहा है। तो इसमें जो आपने 30,000 जो डीसी वोल्टेज बताई, इसमें मशीन एसी टू डीसी कुछ कन्वर्टर लगा हुआ है? हाँ, इसमें कन्वर्टर, हाई वोल्टेज कन्वर्टर लगा है जो सिंगल फेज को 30 kV डीसी में कन्वर्ट करता है। और इसका सिंगल फेज सप्लाई? हाँ, सिंगल फेज सप्लाई।
और इसका जो करंट है वो बहुत कम होता है, वो 33 मिली एम्पियर करंट होता है। क्योंकि जब हम सिंगल फेज वोल्टेज को कन्वर्ट करते हैं जी या स्टेप अप करते हैं, तो अगर वोल्टेज हम बढ़ा रहे हैं तो करंट कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो वो चीज़ चलती है। तो जब आप गैस आप देते हैं, गैस का इमिशन जब होता है तो उसमें पार्टिकुलेट मैटर्स कम होते हैं। प्रोड्यूस होते हैं, डीजल में ज़्यादा होते हैं। इसीलिए इस मशीन के लिए और ड्यूल फ्यूल किट के लिए गवर्नमेंट नॉर्म्स निकाले थे। पर्टिकुलरली PM 2.5 और PM 10 10 के लिए है ये नॉर्म्स। थैंक यू। ठीक।